बनेगा। आज हर व्यक्ति उन्हीं चिकित्सा को करना चाहता है जो अपने आप को वैज्ञानिक मानती है, भले ही वे ये न जाने कि वास्तव में विज्ञान क्या है। हमें समझना होगा कि विज्ञान क्या है। किसी भी वस्तु के सूक्ष्मावलोकन एवं विश्लेषण से प्राप्त यथार्थ ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। वैज्ञानिक दृष्टिकोण का मतलब ऐसी क्षमता से कार्य करना जिसमें कम से कम निवेश में लाभ अधिक से अधिक हो तथा हानि और दुष्प्रभाव भी कम से कम हो। सत्य की खोज का नाम विज्ञान है, अर्थात विज्ञान सत्य को स्वीकार करता है और झूठ को नकारता है। उसका एकमात्र आग्रह पूर्ण सत्य पर होता है। जैसे जैसे आंशिक अथवा अधूरे सत्य की पोल खुलने लगती है, वर्तमान की वैज्ञानिक मान्यता को भविष्य में अवैज्ञानिक करार दे दिया जाता है। अर्थात जो सत्य को परिभाषित करता है वही विज्ञान है। किसी भी तथ्य को वैज्ञानिक मानने के लिए अंतिम परिणामों की एक रूपता भी आवश्यक है, भले ही वह प्रयोग किसी के द्वारा कहीं पर भी क्यों न किया गया हो। विज्ञान आज जनसाधारण को जितना डाक पर विश्वास है उतना भी अपनी अमूल्य क्षमता पर विश्वास प्राय नहीं हो रहा है। वे प्राय प्रत्येक सिद्धांत, सत्य, तथ्य, अनुभूति को तब तक स्वीकार नहीं करता जब तक कि वे आधुनिक वैज्ञानिक मापदंडों पर खरा नहीं उतरते। प्रश्न खड़ा होता है, क्या आज का विज्ञान संपूर्ण है? क्या चेतना का संचालन उसके नियंत्रण में है? मृत्यु के पश्चात शरीर में सभी अंग अवयव उपस्थित होने के बावजूद वह निष्क्रिय क्यों हो जाता है? विज्ञान की दुहाई देने वाले अपने शरीर में रक्त की बूंद अथवा कोशिकाएं बनाने में अपने आप को क्यों असहाय मानते हैं, जो प्रत्येक प्राणी में सहज बनता है, चाहे वह छोटा हो या बड़ा, शिक्षित हो या अशिक्षित, सभ्य हो या असभ्य, गोरा हो या काला, जो सबके लिए आवश्यक है तथा शरीर स्वयं जिसका निर्माण करता है। ऐसे अधूरे विकास के अहम में वैज्ञानिकता के नाम पर सत्य को अस्वीकार करना अज्ञान ही तो क्या है। विज्ञान का आधार होता है सत्य दृष्टि, सनातन दृष्टि, अनेकांत दृष्टि, संबद्ध दृष्टि, जिसमें आग्रह है, दुराग्रह है, एकांत मान्यताओं एवं धारणाओं का पोषण नहीं, मायावी आचरण है। वही कितना भी विज्ञान क्यों न हो, विज्ञान नहीं हो सकता। विज्ञान के सत्य है सच्चा सो मेरा, न कि मेरा जो सच्चा प्राप्त सूचनाओं, प्रमाणों और तथा प्रयोगों एवं परीक्षणों के उपलब्ध आंकड़ों का व्यवस्थित लिपिबद्ध संकलन और प्रस्तुतिकरण विज्ञान का एक पक्ष मात्र है। जब तक धर्म, कर्म, नियति, स्वभाव एवं काल के प्रभाव को नकारा जाएगा, सत्य समझ में नहीं आएगा। अध्यात्म के बिना विज्ञान अधूरा है, अपूर्ण है। विज्ञान के लिए सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन और सम्यक आचरण आवश्यक है। आज मानव का सारा शोध शरीर को स्वस्थ रखने तक सीमित हो गया है। मनोबल एवं आत्मबल की क्षमताओं से अपरिचित होने के कारण उसका अवमूल्यन का दुरुपयोग कर रहा है। जिस व्यक्ति को वृद्धाश्रम में चलने कर सकता है, वे व्यक्ति मरणांतिक कष्ट उपस्थित होने से बनने के लिए कैसे दौड़ लगता है? अप्रगति आधुनिक भौतिक सुविधाओं को त्याग संयम पथ पर चलने वाले आत्मबली अध्यात्म योगी संत मुनिजन इतने तनावमुक्त, प्रसन्नचित, शांत, सुखी, संतोषी कैसे रहते हैं? आज सबसे बड़ी समस्या अपने आप पर अनास्था की है, सम्यक चिंतन और स्वविवेक के अभाव की है, स्वावलंबन और सम्यक पुरुषार्थ के अभाव की है। करोड़ों सूर्य की अपेक्षा व्यक्ति के लिए आंख का महत्व अधिक होता है। आज मानव इस सत्य को नहीं समझ पा रहा है। मानव का चिंतन वर्तमान की क्षणिक उपलब्धियों, लाभ, राहत आदि तक सीमित हो रहा है। न तो भूत से शिक्षा ले रहा है और न भविष्य का चिंतन, अतः उसका सोच अपूर्ण होता है। भौतिक विज्ञान का आधार वही पदार्थ होता है जिससे कि दिखाया जा सके, जो मापा जा सके, जो प्रयोगों परीक्षणों से प्रमाणित किया जा सके। ऐसे परिणाम जो तथ्य, तर्क एवं आंकड़ों से लिपिबद्ध किए जा सके, जिसका आधार निरीक्षण, विश्लेषण, निश्चित प्रक्रिया पर आधारित व्यवस्थित आंकड़ों द्वारा संकलित एवं प्रमाणित हो, जिसका उपयोग संचालन, नियंत्रण प्राय व्यक्ति स्वयं अथवा अन्य कोई व्यक्ति द्वारा निश्चित विधि का पालन कर बिना किसी बाह्य भेदभाव कहीं भी किया जा सके, आवश्यकता पड़ने पर जिसका पुनरावर्तन किया जा सके। जैसे हमने बत्ती का स्विच ऑन किया, कोई भी व्यक्ति इसको ऑन करे, लाइट लग जाएगी। हम ट्रेन के अंदर यात्रा करें, कोई भी व्यक्ति इसके अंदर ट्रेन के अंदर यात्रा कर सकता है। हम पंखे का उपयोग कर सकते हैं। वैज्ञानिक उपकरण जितने भी हैं उनका कोई भी व्यक्ति उपयोग कर सकता है। विज्ञान की ऐसी मान्यता है, जैसे पानी 2 भाग हाइड्रोजन और 1 भाग ऑक्सीजन से पानी बनता है। अगर 2 भाग हाइड्रोजन और 1 भाग ऑक्सीजन हम दुनिया के किसी कोने में जाकर मिलाएं तो पानी बन सकता है। लेकिन ये एक भौतिक विज्ञान की सीमा है। हमारे मन के उठने वाले जितने भी चिंतन हैं, क्या उसका विज्ञान
देख सकता है मैं यहाँ बैठा हूँ, लेकिन बैठते बैठते मेरे मन में क्या चिंतन आ रहा है वो विज्ञान की समझ के बाहर है। मैं जैसे ही अपने घर की स्थिति को देखता हूँ मेरा घर सामने आ जाता है, मेरे जीवन की महत्वपूर्ण घटनाओं को देखता हूँ तो वो घटना भी मेरे सामने आ जाती है। अतः हमें ये मानना होगा कि हम आज का जो भौतिक विज्ञान है, आज का जो स्वास्थ्य विज्ञान है वो अधूरा है, वो आंशिक है। इसलिए सारा उस पर भरोसा करना हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ज्यादा उस पर निर्भर करना बहुत उचित नहीं। भौतिक विज्ञान प्रयोग में विश्वास करता है, जबकि आध्यात्मिक विज्ञान योग में। विज्ञान शक्ति की खोज करता है, जबकि आध्यात्म शांति की। जिस प्रकार बिजली का तार और उसमें प्रवाहित विद्युत अलग अलग होती है, उसी प्रकार जड़ से संबंधित शरीर और चेतना संबंधित आत्मा विज्ञान अलग अलग होती है। अतः दोनों से संबंधित ज्ञान का लक्ष्य भी अलग अलग होता है। प्रश्न खड़ा होता है, सच्चा वैज्ञानिक कौन? आज के विज्ञान की ऐसी मान्यता है कि अधिकांश मनुष्य अपने ज्ञान का शतांश भाग भी उपयोग नहीं कर पाते। और जब हम अपनी क्षमताओं की कितने प्रश्न हैं, चिंतन का प्रश्न है। शरीर मात्र ढांचा ही नहीं, उसके साथ मन और आत्मा भी जुड़ी है। मन और आत्मा का संचालन नियंत्रण चेतना से होता है। हमारी संवेदनाएं, भाव, विचार, सोच, कर्म, नीति भौतिक एवं आत्मिक बल के भौतिक यंत्रों से नहीं मापा सकता। इस कारण उस अनुभूत सत्य को नकारना, गलत, असत्य, अवैज्ञानिक, तत्वहीन मानना कौन सी बुद्धिमत्ता है? आत्मा को प्रभावित करने वाले तथ्यों की उपेक्षा करने वाला अपूर्ण ज्ञान अपने आप को कैसे पूर्ण प्रभावशाली स्वास्थ्य विज्ञान होने का दावा कर सकता है? आज के युग के अंदर हमारा जो स्वास्थ्य मंत्रालय है, सरकारी जो सोच है, वो भी हमारे स्वास्थ्य के अनुकूल नहीं है। स्वास्थ्य मंत्रालय का कर्तव्य है कि जब किसी पद्धति को सरकारी मान्यता देने का प्रश्न उठाया जाता है तो उन्हें हमारा स्वास्थ्य मंत्रालय बिना सोचे समझे, बिना अध्ययन एवं शोध के अवैज्ञानिक बतलाकर नकार देता है। स्वास्थ्य मंत्रालय के प्रभारी अधिकारी न तो उसमें कार्यरत विशेषज्ञों से विचार विमर्श करना आवश्यक समझते हैं, न उन विषयों पर प्रकाशित शोधपूर्ण साहित्य की खोज कर अध्ययन करने में रुचि रखते हैं। उनका मुख्य दायित्व है कि जनता के स्वास्थ्य को देखभाल करें, रोग के कारण से प्रजा को सजग एवं सतर्क करें, रोगियों के लिए प्रभावशाली, सस्ती, स्वावलंबी, दुष्प्रभावों से रहित चिकित्सा व्यवस्था उपलब्ध कराएं तथा अन्य मंत्रालयों से समन्वय रख स्वास्थ्य के लिए हानिकारक शारीरिक अथवा मानसिक प्रदूषण फैलाने वाली गतिविधियों, योजनाओं तथा प्रचार माध्यम पर अंकुश लगाए। स्वास्थ्य संबंधी प्रभावशाली एवं उपयोगी विश्व के किसी भी कोने में प्रचलित चिकित्सा पद्धति ध्यान में आते ही उसकी विशेष जानकारी प्राप्त करने की पहल करें। स्वास्थ्य के लिए हानिकारक मांसाहार, शराब एवं अन्य दुष्प्रभावों पर प्रतिबंध लगाकर तथा मनोरंजन के नाम पर काम, विकार, क्रूरता, हिंसा दर्शाने वाले दृश्यों, विज्ञापनों आदि को प्रचारित करने पर अंकुश लगाकर अपने दायित्व का निर्वहन करें। आज स्वास्थ्य मंत्रालय अपने कर्तव्यों, दायित्वों से पूर्ण रूप से अनभिज्ञ प्रतीत हो रहा है। सारे स्वास्थ्य मंत्रालय पर अंग्रेजी चिकित्सा पद्धति से संबंधित विशेषज्ञों, दवा निर्माताओं, समर्थकों, प्रशंसकों का एक छत्र आधिपत्य है। परिणाम स्वरूप चिकित्सा हेतु अंग्रेजी शिक्षा पद्धति को ही लगभग पूर्ण रूपेण सर्वे सर्वा माना जा रहा है। उनके प्रचार, प्रसार एवं शोध हेतु नए नए महाविद्यालय खोले जा रहे हैं, शोध हेतु अनुदान दिए जा रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के बजट का अधिकांश प्रतिशत उन्हीं पर खर्च किया जा रहा है। स्वास्थ्य मंत्रालय का पक्षपातपूर्ण दृष्टिकोण, संकुचित मान्यताएं, अंग्रेजी दवा से पढ़ने वाले दुष्प्रभावों एवं सिर्फ फायदे के एक पक्षीय मिथ्या आंकड़ों को प्रचारित करने से राष्ट्र की भोली भाली जनता भ्रमित हो अपने स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ कर रही है तथा स्वास्थ्य की समस्याएं अनियंत्रित करने में स्वास्थ्य मंत्रालय की नीतियां तथा असजगता आग में घी का काम कर रही है। स्वास्थ्य पर करोड़ों रुपया का खर्च करने के बावजूद आज रोग और रोगियों की संख्या क्यों निरंतर बढ़ रही है? इस समस्या की तरफ उनका चिंतन सुसुप्त है। अंग्रेजी विदेशी चिकित्सा पद्धति को आवश्यक, उपयोगी, वैज्ञानिक, विकानोन्मुख, प्रभावशाली तथा पौराणिक भारतीय चिकित्सा पद्धति को वैकल्पिक, अनावश्यक, अनुपयोगी, अवैज्ञानिक, अविकसित सहयोगी चिकित्सा के रूप में बतलाने की साजिश हो रही है। अंग्रेजी चिकित्सा पद्धतियों की उपलब्धियों को बढ़ा चढ़ाकर प्रचारित किया जा रहा है तथा उसके दुष्प्रभावों को छिपाया जा रहा है। जो समस्या एवं नए नए रोग अंग्रेजी चिकित्सा के दुष्प्रभावों से उत्पन्न हो रहे हैं, उनका समाधान उन्हीं से पूछा जा रहा है। मानो चोर को ही चोरी का पता लगाने का कार्य सौंपा गया है। ऐसा आचरण
कैसे बुद्धिमत्तापूर्ण स्वीकारा जा सकता है। बिना सही निदान का अभाव, गलत दवाओं से पड़ने वाले दुष्प्रभावों के प्रति हमारी उपेक्षा होती है। आज शल्य चिकित्सा आम बात हो गई है। प्रजनन तक सहज नहीं होता, शरीर में कोई अंग या उपांग व्यर्थ नहीं होता। शल्य चिकित्सा द्वारा उसके साथ छेड़छाड़ परावलंबन का कारण है। ऐसे व्यक्तियों को जीवन पर्यंत डॉक्टरों एवं दवाओं की दास्तां स्वीकार करनी पड़ती है। दवा उनके जीवन का आवश्यक अंग बन जाती है। जब तक रोग असाध्य नहीं हो जाता, प्राय हम अनुभवी वैकल्पिक चिकित्सकों से परामर्श करना भी उचित समझे। पोलियो पल्स का व्यापक अभियान हो या स्वास्थ्य हेतु आयोडीन युक्त नमक की प्रभावशालिता का टीवी पर भ्रामक प्रचार कदापि उचित नहीं। क्या कभी किसी ने उनके मूल अवयवों की प्राप्ति के स्रोतों को जानने का प्रयास किया, उनसे पड़ने वाली दुष्प्रभावों का अध्ययन किया? जहाँ साधन, साध्य और सामग्री अशुद्ध हो, अपवित्र हो, वहाँ दुष्प्रभाव न हो, कि कैसे संभव है? सरकार को स्पष्ट करना चाहिए कि पोलियो पल्स और आयोडीन नमक में क्या जानवर के अवयवों का नहीं है। अहिंसक शाकाहारी प्रजा को जबरदस्ती मांसाहारी बनाने का प्रयास निंदनीय है। भ्रामक विज्ञापनों एवं सरकारी प्रचार अथवा संरक्षण मिल जाने से पत्थर पारस नहीं मिल जाता। हमारा यह दुर्भाग्य है कि झूठे विज्ञापनों के प्रसारण पर इस देश में कोई प्रतिबंध नहीं है। दवाओं के दुष्प्रभावों से पीड़ित लोगों की राहत के लिए कोई कानूनी प्रावधान नहीं है। अन्य देशों से प्रतिबंध दवाओं को बेचने पर कोई कानून रोक एवं दंड व्यवस्था नहीं है। ऐसी परिस्थिति में जनसाधारण भारत की पौराणिक चिकित्सा पद्धतियों को संदेशपद समझे तो आश्चर्य नहीं। कोई चिकित्सा पद्धति अपने आप में पूर्ण नहीं होती। बाकी सभी चिकित्सा पद्धतियों को अवैज्ञानिक, अविकसित, अनुपयोगी, अशुभ लाकर उपेक्षा करना कदापि उचित नहीं। किसी तथ्य को बिना सोचे समझे स्वीकारना मूर्ख है, तो किसी अनुभूत सत्य को बिना सोचे समझे नकारना भी बुद्धिमत्तापूर्ण नहीं कर सकता। हम किसी बात पर विश्वास न करें, परंतु उस संबंध में बिना पूर्ण जानकारी अविश्वास करना भी उचित नहीं। ऐसे व्यक्तियों के चिंतन को वैज्ञानिक नहीं कहा जा सकता। जिस प्रकार यदि कोई गांव का अशिक्षित व्यक्ति डॉक्टरों की भरी सभा में चिकित्सा के विषयों पर अधिपात बोले, तो उसकी बात का क्या महत्व, उसकी क्या सार्थकता। उसी प्रकार जिस विषय का ज्ञान न हो, उस पर अभिमत देना ना समझी है, कान जायज हो। तथाकथित स्वावलंबी चिकित्सा पद्धतियां वर्तमान में सरकारी उपेक्षा की शिकार है। सरकार द्वारा न तो उन पर शोध को प्रोत्साहन दिया जा रहा है और न उनके प्रशिक्षण एवं उपचार की व्यवस्था की तरफ सरकार का विशेष ध्यान ही जा रहा है। सरकारी मान्यता और सहयोग का तो प्रश्नता, उनकी प्रभावशालीता, अच्छाइयों को बिना सोचे समझे, बिना अध्ययन के नकारा जा रहा है। भले ही वे चिकित्सा के मापदंडों में सरकारी मान्यता प्राप्त वैज्ञानिक समझी जाने वाली आधुनिक अंग्रेजी चिकित्सा पद्धति से काफी आगे हों। मानो परीक्षा में 25 अंक प्राप्त करने वाले को सर्वश्रेष्ठ तथा 60 से 70 अंक प्राप्त करने वालों को अयोग्य घोषित किया जा रहा है। मैट्रिक पास व्यक्ति एमए वालों की पढ़ाने की भूमिका निभा रहा है। क्या स्वास्थ्य मंत्रालय से संबंधित नीति निर्माताओं ने उन पद्धतियों के विशेषज्ञों से परामर्श कर समझने का प्रयास किया है? प्रगति का यह मौलिक सिद्धांत है कि रोग जिस स्थान, वातावरण एवं परिस्थितियों में उत्पन्न होता है, उसका उपचार उसी वातावरण, परिस्थितियों एवं धरती के अवयव में समाहित होता है। अतः पौराणिक चिकित्सा पद्धतियों के सिद्धांत, उपचार का तरीका भारत की जलवायु, संस्कृति एवं वातावरण के ज्यादा अनुकूल होना चाहिए, जिस पर पूर्वाग्रह छोड़ अनेकांत दृष्टि से वर्तमान परिप्रेक्ष्य में पुनः शोध एवं व्यापक चिंतन आवश्यक है। आधुनिक चिकित्सकों को अन्य प्रभावशाली स्वावलंबी चिकित्सा पद्धतियों का सिद्धांतिक ज्ञान कराया जाना चाहिए, जिससे रोगी डॉक्टरों की प्रयोगशाला से बच के एवं चिकित्सकों का सरकार द्वारा आधुनिक चिकित्सा को अधिक महत्व देने से अन्य चिकित्सकों का प्रयास सदैव अपने उपचार को प्रामाणिक और वैज्ञानिक बतलाने के लिए उनके मापदंडों को प्राथमिकता देनी पड़ती है। उपचार के परिणामों को आधुनिक परीक्षणों से सत्यापित करना होता है, जबकि अच्छी चिकित्सा का मापदंड तो स्थायी एवं प्रभावशाली परिणाम ही होते हैं। आधुनिक चिकित्सा जहाँ भौतिक परिणामों पर आधारित होती है, वहीं स्वावलंबी चिकित्सा प्रगति के सनातन सिद्धांतों पर आधारित होने से अधिक प्रभावशाली होती है, परंतु उसके लिए उसके अनुरूप निदान, उपचार और परहेज अथवा आचरण आवश्यक होता है। पानी पीने से प्यास बुझती है, अग्नि का स्पर्श करने से हाथ जलाती है, आदि ऐसे सनातन सिद्धांत हैं जिनके लिए
परिणामों को प्रमाणित करने के लिए आंकड़ों के संकलन की आवश्यकता नहीं होती। उसी प्रकार जो उपचार दुष्प्रभाव से रहित है और तुरंत राहत देते हैं, उनको संकलित आंकड़ों के अभाव में स्वीकार न करना हमारी पूर्वाग्रसित मान्यता का प्रभाव हो सकता है। विज्ञान का सोच नहीं हो सकता। विज्ञान हानि लाभ का विश्लेषण करता है। आधुनिक दवाओं के प्रभावों को बढ़ा चढ़ाकर विज्ञापन किया जाता है, परंतु उससे पड़ने वाले दुष्प्रभावों की उपेक्षा की जाती है। ऐसा सोच और तरीका अपने आप को ही मौलिक एवं वैज्ञानिक एवं अन्य चिकित्सा पद्धति को अवैज्ञानिक तथा वैकल्पिक बतलाने का दावा कैसे कर सकता है? परंतु हमारी असजगता, भ्रामक विज्ञापनों से प्रभावित हमारे अविवेक, मिथ्या चिंतन के कारण आज ऐसा ही हो रहा है।